आज हम जो बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बारे में बात करेंगे। इसकी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है इसके बारे में हम जो है पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा आपको समरी बताते हैं। हमने बताया था कि फैराडे ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने के लिए दो मैग्नेट ली और उनके बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच से किसको गुजारा, चालक या कंडक्टर को गुजारा। तो उस कंडक्टर में क्या उत्पन्न हुआ, ईएमएफ उत्पन्न हुआ। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमने बताया था आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो कंडक्टर की ज़रूरत है, एक मैग्नेट की ज़रूरत है। तो मैग्नेट के लिए जो सर्किट बनेगा मैग्नेटिक सर्किट, और कंडक्टर के लिए जो सर्किट बनेगा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आज जो हमारा यूनिट है ना, वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में अंतर समझाओ, इनमें कौन कौन सी परिभाषाएं होती है ना। ऐसे हम समझा सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है कि हम जो है, कभी भी आपने देखा होगा, आप कभी भी कोई बल्ब परचेज करने गए हो या मोटर परचेज करने गए हो, मार्केट में खरीदने गए हो, और वहाँ पे आपने बोला कि मुझे जो है ये काम है, घर में पानी चढ़ाना है, ऊपर पानी की टंकी लगी हुई है, उसमें पानी चढ़ाना है, इतने वाट की मोटर दे दो। तो वो आपको इतने वाट की मोटर देता है। अब ये वाट क्या होता है, ये एक इकाई है, हमारे पास यूनिट है। वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की, है ना, पावर। तो आपके यहाँ पे सिलेबस में है कि पावर क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, ईएमएफ मतलब वोल्टेज क्या होता है, या करंट क्या होती है। ये इन सभी की परिभाषाएं आपके मेन एग्जाम में आएगी, फिक्स है। जो भी परिभाषाएं अभी बता रहा हूँ वो सारी मेन एग्जाम में सारे सवाल आने वाले, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनो ज़रा प्लीज़। मेन एग्ज़ाम काफ़ी दूर नहीं है, बस आ ही गए, इसीलिए जो है अभी मैं आपको ताज़ा पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको याद भी रहे दिमाग में, ठीक है। अभी देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पे काम की बात करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझ लोगे ना तो मैग्नेटिक सर्किट अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में बात करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट सबसे पहले हम सर्किट की परिभाषा समझेंगे। सर्किट क्या होता है, हाँ यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बंद परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो। बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें कोई सोर्स होना चाहिए, एनर्जी का कोई क्या होना चाहिए, ऊर्जा का कोई सोर्स होना चाहिए। उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। जैसे समझो ज़रा प्लीज़, हमारे पास इलेक्ट्रिकल में तीन बढ़िया एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस, आर एल एंड सी। कौन कौन से होते हैं, आर एल और सी। ये तीनों के सिंबल मालूम है आपको। ये किसका सिंबल है, ये इंडक्टेंस का और ये कैपेसिटेंस का। ये खुला है, ये ओपन है कि बंद है, ओपन है। तो इस ओपन जो कैसे भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जो हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, उनका कैसा भी कॉम्बिनेशन करो। यहाँ पे मैंने कैसा कॉम्बिनेशन किया है, टी शेप में बनाया। कैसे शेप में बनाया, तो इस नेटवर्क को क्या बोलूँगा मैं, टी नेटवर्क। क्या बोलूँगा, टी नेटवर्क है। ये नेटवर्क है, अभी सर्किट नहीं बना। कोई भी नेटवर्क होता है वो ज़रूरी नहीं कि सर्किट हो। नेटवर्क और सर्किट में क्या फ़र्क होता है, ये टी नेटवर्क है, हो सकता है ऐसा हो त्रिभुजाकार, डेल्टा नेटवर्क भी हो सकता है, आर एल सी। नेटवर्क तो कैसा भी हो सकता है। तो हमें ये देखना है, नेटवर्क तो हमारे पास ऐसा नेटवर्क जिसमें क्या हो, एक सोर्स लगा हुआ हो। इसमें सोर्स लगा हुआ है क्या कोई, नहीं, हम वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, चलो भाई साहब, फिर इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, रास्ता क्लोज। अब हमारे पास सर्किट की परिभाषा हो गई। तो सर्किट क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एक सोर्स लगा हुआ हो, साथ ही साथ वो क्या हो, क्लोज हो। क्या हो, बंद हो। तो सर्किट को एक वर्ड में कैसे परिभाषित करोगे, क्लोज्ड एनर्जाइज्ड नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क कैसे परिभाषित करोगे, एक ऐसा नेटवर्क जो क्लोज हो और उसमें क्या लगा हुआ हो, एनर्जी का सोर्स लगा हुआ हो, ऊर्जा का सोर्स लगा हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज एनर्जाइज्ड नेटवर्क बोलते हैं। अभी जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, आप कोशिश ये करना कि ये सारी लाइनें अपनी कॉपी में लिखो। पीडीएफ में तो अपन जो है थोड़ा बहुत होता है, समझाने वाली चीज़ें तो आप जो है, अभी मेन एग्जाम में आ गया तो आप इतना लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हालांकि ये सही है, एकदम सही है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको बड़ा चढ़ा के लिखना है। एक ऐसा नेटवर्क जो क्लोज हो तथा उसमें क्या हो,
एनर्जी सोर्स हो। अभी इसी लाइन को जो आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, एग्जाम में नंबर लाना बहुत आसान होता है। देखो एक ध्यान से सुनो, जब कॉपी चेक होती है तो उसमें गलत गप्पे मत मारो, करंट वोल्टेज सोर्स, ऐसा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसी लाइन को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। कोई भी नेटवर्क वो सर्किट तभी बनता है जब उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, पहला वो उसमें एनर्जी सोर्स हो, दूसरा वो क्या हो, बंद हो। इसको दूसरे तरीके से लिखा ना आपने, ये दूसरा तरीका हो गया। पहले आप क्या बोल रहे थे, एक ऐसा नेटवर्क जो जिसमें एनर्जी सोर्स हो और क्या हो, बंद परिपथ। उसके नीचे ही आपने लिख दिया कि कोई भी नेटवर्क जो है सर्किट तभी होता है जब उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, पहला वो एनर्जी सोर्स में लगा हुआ हो, साथ ही साथ क्या हो, क्लोज हो। इसको कई तरीके से आप जो है अपने दिमाग से आप क्या कर सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो। जो सही है उसको लिखने के तरीके बदलो, ठीक है, समझ गए क्या। अब आपको सर्किट की परिभाषा समझ में आ गई। सर्किट क्या होता है, एक क्लोज एनर्जाइज नेटवर्क होता है। अब इसमें कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है, टी हो सकता है, पाई हो सकता है, जैसी मर्जी आए, जैसे ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, फिर ऐसे कनेक्ट हो गया, फिर यूँ कनेक्ट हो गया, फिर ये क्लोज हो गया, एनर्जी सोर्स लग गया, ये सर्किट है। कैसा मर्जी आए जैसा कनेक्शन कर दो, इधर दिमाग रखोगे, ठीक है। कुल मिला के बात ये क्या होगा, हमारे पास सर्किट होगा। सर्किट समझ में आया, आगे बढ़े तो पहली परिभाषा हमारे पास कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि कोई भी सर्किट होता है ना, उसमें क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। क्या फ्लो होती है, धारा, यहाँ से करंट जाएगी, किसका फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। ये करंट क्या होता है, इसकी परिभाषा हमें समझनी है। किसी को मालूम है क्या करंट क्या होता है? करंट को परिभाषित कैसे करोगे? हाँ, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बोलते हैं हम, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। आवेश प्रवाह की दर, आवेश क्या होता है, देखो चार्ज, ध्यान से सुनना, आवेश क्या होता है, आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज। और चार्ज को किससे शो करते हैं, क्यू से, है ना। आवेश प्रवाह की दर, दर जो निकाली जाती है, रेट टाइम के साथ निकाली जाती है। तो हमारे पास समय को क्या लिखोगे, टाइम को किससे शो करोगे, टी से। इसकी दर, इसका मतलब इन दोनों का अनुपात Q और T का, उसको अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, I से। समझ गए क्या। आवेश प्रवाह की दर मतलब Q/T हमारे पास क्या होता है, करंट होता है। अभी एक ध्यान से बात सुनो जरा प्लीज। जो चार्ज होता है ना, उसका इकाई होता है, यूनिट होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। इसका ये इकाई है। टाइम का क्या होगा बताओ, सेकेंड। तो करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम अपॉन सेकेंड। अब बात ऐसी हुई ना कि हम जो है करंट को एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कभी कूलाम अपॉन सेकेंड बोलते हैं क्या, कभी नहीं बोलते हैं। करंट को क्या बोलते हैं, साथ में बोलते जाना, इससे याद होता है, ठीक है। तो एम्पियर क्यों बोलते हैं मालूम है, जैसे फेराडे ने अपना नियम दिया, तो कैपेसिटेंस की इकाई जो है ना फेराड होती है, कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है, और इंडक्टेंस की इकाई होती है हेनरी। अरे ये रियलिटी में क्या था, ये साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट ने, भाई वासुलाल ने इसने कोई खोज की, तो इसने बोला कि ये मैंने चीज़ खोज की है, इसकी इकाई आज से वासुलाल होगी। तो समझ गए क्या, करंट की खोज एम्पियर ने की। हमारे पास करंट को परिभाषित किसने किया, तो उसने बोला कि मेरे नाम पे ही इसकी क्या होगी, इकाई होगी। समझ गए क्या। एम्पियर क्या था, साइंटिस्ट था। फेराडे क्या था, साइंटिस्ट था। हेनरी क्या था, साइंटिस्ट था। उसने अपने नाम पे हम क्या यहाँ पे इनकी इकाई दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इकाई क्या होता है, यूनिट क्या होता है हमारे पास, एम्पियर। एम्पियर पर सेकंड नहीं, क्या, कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर, कूलाम पर सेकंड या फिर कूलाम पर सेकंड को ही एम्पियर ने बोला कि इसको कूलाम पर सेकंड आज से नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, एम्पियर बोलोगे। उसको बोले मेरी मर्जी, मैंने खोज की है। तो ऐसा भी तुम कुछ खोज करो, तो हमारे पास उसकी इकाई हमारे पास क्या हो जाएगी, इस तरह से एक। अब आप जो है कॉपी में इसको परिभाषित कैसे करोगे, मेन एग्ज़ाम में क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको दो तरीके से कई तरीक़ों से लिख सकते हो। आवेश प्रवाह की दर, या फिर इसको जो है चार्ज और टाइम के रेशियो या अनुपात से परिभाषित किया जा सकता है। चार्ज की यूनिट हमारे पास क्या होती है, कूलाम होती है।
टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, इसकी यूनिट कूलम पर सेकंड या एम्पियर होती है। इसको मैथमेटिकली I बराबर Q/T से लिखा जा सकता है। अब जो है हम काम की बात करते हैं। एक सेमीकंडक्टर में कितने चार्ज कैरियर होते हैं, रोशन जी से पढ़े हैं आप, ठीक है, 2 चार्ज कैरियर, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन कौन से, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रहते हैं। सेमीकंडक्टर में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कंडक्टर में होल्स नहीं होते, केवल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो देखो ध्यान से देखना, ये कंडक्टर बनाया मैंने, ठीक है, ये कंडक्टर बनाया, यहाँ पे मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया प्लस, ये माइनस, ठीक बात। यहाँ पे A टर्मिनल है, यहाँ पे B टर्मिनल है, यहाँ पे प्लस आया ना, यहाँ पे क्या आया, और यहाँ पे क्या आया, माइनस। अब एक कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन बना दिए। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज प्लस की तरफ आकर्षित होगा या माइनस की तरफ, प्लस की तरफ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर बहेंगे, उल्टी दिशा में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर बहेंगे और करंट किधर जाएगी, सामने की तरफ, इधर की तरफ। क्यों होता है ऐसा, मैं आपको प्रूव करता हूँ। F बराबर QE एक फॉर्मूला होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव है कि नहीं है, नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जिधर होगी ना, फोर्स की दिशा उसके विपरीत होगी, क्योंकि चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। भाई किसी भी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव से चीज़ से गुणा करोगे, आएगा तो नेगेटिव, -2 × 4 -8, 2 × 4 8। मतलब अगर मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कोई प्लस चीज़ है और कोई माइनस चीज़ है, तो उन दोनों की दिशा क्या करोगे आप, एक दूसरे के विपरीत करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, करंट की दिशा किधर रहेगी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर रहेगी, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। भाई तुम ऐसे तो बैठे बैठे यहाँ से हवा से उड़ के जा नहीं सकते ना, मैं तुम्हें धक्का दूंगा या फोर्स दूंगा तभी तो यहाँ पे हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तभी तो ये जा रहे हैं। ये जो फोर्स लगता है इसको बोलते हैं EMF। क्या बोलते हैं, तीसरी परिभाषा है हमारे पास, EMF क्या होता है, देखो ज़रा प्लीज़। EMF की फुल फॉर्म ध्यान से समझना, F4 बताओ, फोर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फोर्स। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक नहीं होता है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। आप देखो ध्यान से, हिंदी में समझते हैं। फोर्स का मतलब बल, मोटिव या मोशन, मोशन का मतलब चलना, गति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गति। और इलेक्ट्रो मतलब धारा, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स। या फिर आप ऐसे बोलो कि हमारे पास EMF को कैसे परिभाषित करोगे, यह एक ऐसा फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह करता है या इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, मोशन करता है, गति देता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, EMF बोलेंगे। अब इसको रटने की ज़रूरत हुई क्या, बताओ, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम, ठीक है, समझ गए क्या। तो इसको कैसे परिभाषित करोगे, आप बोलोगे एक ऐसा बल या फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन करता हो, जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन या गति प्रदान करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, समझ में आया क्या। EMF जो होता है हमारे पास, उसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट ही होता है EMF का यूनिट हमारे पास। यूनिट क्या होगा, क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक वोल्ट, इलेक्ट्रिक वोल्ट क्या, वोल्ट ही होता है, वोल्ट। अरे वोल्ट भी एक साइंटिस्ट था, वोल्टा नाम का साइंटिस्ट था, वोल्टा नाम का साइंटिस्ट था, उसने बोला ये मैं अपने नाम से रखूँगा, तो उसने क्या रख दिया, वोल्ट। बातें ऐसी है वासुलाल, ठीक है। अब देखो ज़रा प्लीज़, कुल मिला के बात ये है हमारे पास, यहाँ पे करंट को परिभाषित कर लिया हमने,
साथ ही साथ एक बार रिपीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ सर्किट क्या होता है, जल्दी से साथ साथ बोलोगे। एक ऐसा नेटवर्क जो एनर्जाइज हो तथा क्या हो, बंद हो। इसको दूसरे तरीके से कैसे परिभाषित करोगे, एक ऐसा नेटवर्क जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो वही सर्किट कहलाता हो। पहली कंडीशन जो एनर्जाइज हो, जिसमें एनर्जी सोर्स लगा हुआ, दूसरा बंद हो। ठीक, अगला देखते हैं करंट को कैसे परिभाषित करोगे। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, करंट या धारा बोलते हैं। इसको हम इस तरह से भी किसका रेशियो या अनुपात, कूलम अपॉन टाइम का, चार्ज अपॉन टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर होगी। उसके साथ ये डायग्राम बनाना है और उसमें बताना है कि करंट इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अब ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। वो फोर्स हमारे पास क्या कहलाता है, अगली परिभाषा कितनी हो गई, 3, चौथी परिभाषा। वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है देखो जरा प्लीज। यहाँ पे एक बात देखो जरा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। चार्ज किधर से किधर जा रहे हैं, इधर सुनो जरा, बी से चार्ज, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, बी से या ए से बी की तरफ, हमें कोई मतलब नहीं है, जिधर भी जाए, इनको जिधर जाना जाए, बी से ए की तरफ या ए से। भाई यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ मुझे ले जानी है तो मुझे कार्य करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ पे एक कूलम रखा हुआ है, एक कूलम रखा हुआ है, एक चार्ज कितना रखा हुआ है, एक कूलम। ये ए पॉइंट है, एक कूलम को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना कार्य करूँगा उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कैसे परिभाषित करोगे, एक कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। बहुत बढ़िया, ठीक। और एक कूलम चार्ज, हाँ साथ ही साथ बोलते जाओ, एक कूलम चार्ज को सर्किट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किया गया कार्य वोल्ट कहलाता है। यस, वेरी गुड, कार्य वोल्टेज कहलाता है। इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, वोल्ट। अभी देखो इधर, बातें मत करो, इसको मैथ में कैसे लिखोगे, इसको दूसरे तरीके से कैसे परिभाषित करोगे। देखो वोल्टेज को हम किससे लिखेंगे, वी से। किससे लिखेंगे, वी से। हाँ, जिसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, देखो वर्क डन को डब्ल्यू से लिखते हैं, कार्य किया गया कार्य को किससे लिखोगे, डब्ल्यू से। वर्क डन होता क्या है, सही में एनर्जी होता है। भाई वर्क डन रियलिटी में होता क्या है, एनर्जी होता है। एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, जूल। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल। इसकी इकाई हमारे पास जूल रहती है, ठीक है, इकाई या, ठीक है, समझ गए क्या। वर्क डन को किससे परिभाषित करोगे, डब्ल्यू से। एक चार्ज को किससे प्रदर्शित करोगे, क्यू से। तो डब्ल्यू वर्क डन कर रहे हैं और चार्ज को हम ले जा रहे हैं, समझ गए क्या। अभी मैंने क्या बोला, एक कूलम का मतलब क्यू का मान कितना होगा, 1। यदि Q बराबर 1 हो जाए तो V बराबर क्या हो जाएगा, W। ये किए गए कार्य के बराबर हो गया। तो हमने कैसे परिभाषित किया कि हमारे पास एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए जितना कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। तो समझ में आ गया क्या। अभी इधर देखो जरा प्लीज, ये आप दूसरे तरीके से एग्जाम में कैसे परिभाषित करोगे बताओ। आप ऐसे बोलोगे, इसको किसका अनुपात बोलते हैं, वर्क डन और चार्ज का। चार्ज के अनुपात से भी। अभी इसका यूनिट क्या होगा बताओ, W का यूनिट बोलो और Q का यूनिट बोलो, फटाफट बोलो। W का जूल,
और Q का, अरे कूलाम, क्या, अरे कूलाम भी एक साइंटिस्ट था, ये वासुलाल जैसे ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना नाम दे दिया और दिमाग हमारा खराब किया। ठीक है, जूल पर कूलाम, इकाई क्या हो गई इसकी, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। और इसको वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने खोज इसका परिभाषित किया था, तो इसकी यूनिट क्या रख दी, वोल्ट। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इसकी यूनिट पूछी जाएगी, ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन आएंगे। ये सारी परिभाषा लिखा रहा हूँ ना मैं, या तो परिभाषा के बारे में पूछा जाएगा या फिर आपको जो है इसकी यूनिट पूछी जाएगी। समझ में आया क्या, ये सारे क्वेश्चन फिक्स है। हाँ बोलो बोलो। एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। सही बात। यूनिट क्या होगी, वोल्ट, यूनिट होगी वोल्ट। अगली परिभाषा क्या है हमारे पास, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पता है, देखो, अरे देख लो प्रभु भाई, ऐसा है, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का एक सिरा है ए, दूसरा सिरा है बी। ए सिरे पे वोल्टेज है वी ए, बी सिरे पे वोल्टेज है वी बी, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगली परिभाषा है विभवांतर, विभव का अंतर, मतलब वोल्टेज का अंतर क्या होगा बोलो, अरे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ बस सिंपल सी बात है, दो विभव के बीच का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वी ए माइनस वी बी। दो पॉइंट पे जो वोल्टेज है उन दोनों के बीच का अंतर हमें क्या कहलाएगा, वो अंतर कहलाएगा वी ए माइनस वी बी। समझ में आया क्या, ये विभवांतर वी ए बी यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे करंट बहेगी, करंट जिधर से बहेगी उधर पहला आएगा प्लस और बाद में क्या आता है, माइनस। ठीक है, ठीक। तो विभवांतर को कैसे परिभाषित करोगे कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ पीडीएफ में। तो दो विभव के बीच का अंतर या दो पोटेंशियल के बीच का अंतर को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या परिभाषा है देख लेते हैं अभी। हाँ ठीक, उसके बाद है हमारे पास पावर या फिर एनर्जी। पहले एनर्जी परिभाषित कर देते हैं। एनर्जी को अभी हमने परिभाषित किया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है बताओ, कार्य करने की, टोटल किया गया कार्य ही, टोटल किया गया कार्य ही एनर्जी या ऊर्जा कहलाता है। समझ गए, एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्जा। एनर्जी जो होता है उसका पावर इनटू टाइम होता है। क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वाट। अभी हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में। पावर का यूनिट क्या होता है, इधर देख लो, साथ ही साथ बोलो, वाट। और टाइम का यूनिट सेकंड। वाट इंटू सेकंड को ही जूल बोलते हैं, वाट इंटू सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। समझ गए क्या, वाट इंटू सेकेंड। तो इसका यूनिट हमारे पास हो गया पावर इंटू टाइम, वाट सेकेंड जूल आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एनर्जी की परिभाषा। आगे हम देखेंगे किसकी परिभाषा, पावर। आगे हमारे पास कितनी परिभाषाएं होगी, 6। 7वीं परिभाषा देखो, पावर। ऐसा है, एक स्टूडेंट था, उसको हमने पूछा पावर क्या होता है, परिभाषा दो। तो कि 1 सेकंड में जो काम हो जाए उसको हम पावर बोलते हैं। उसका कहना भी सही था, 1 सेकंड में जो काम हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं। अरे देखो ज़रा प्लीज़, कैसे उसने इसको परिभाषित किया। 1 सेकंड में जो काम हो जाए मतलब किया गया कार्य, और सेकंड मतलब टाइम, 1 सेकंड हो गया। देखो ज़रा प्लीज़, पावर होता है जैसे W/T है, W/T या W क्या होता है, एनर्जी ना। अभी हमने देखा था W या फिर एनर्जी को E से लिखते हैं। तो अगर मैं आपको पावर पूछूं तो P बराबर क्या आ जाएगा, E/T।
क्या आ जाएगा, E/T। तो हाँ, यदि t बराबर 1 सेकेंड हो, है ना, तो पावर किसके बराबर हो जाएगी, किए गए कार्य के बराबर, है कि नहीं। तो उसका कहना भी सही था कि पावर क्या है, पावर यही है कि 1 सेकेंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। हालांकि वो कह रहा था किसके बारे में, कि किसी को 1 सेकेंड में फ़ोन करके बोले कि ये काम कर दो मेरा, वो पावर है, ये मेरी पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक पावर है, वो ऐसे बोल रहा था। लेकिन उसकी परिभाषा तो सही हो गई, है कि नहीं। तो ये वही बात हो गई कि पावर हमारे पास क्या होती है, किया गया 1 सेकेंड में किया गया कार्य। तो ऐसे इसको लिख दोगे कॉपी में, ठीक है। तो ये पावर हो गई। अब देखो ज़रा प्लीज़, इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास, थोड़ी देर पहले हमने देखा था पावर की यूनिट वाट, क्या होगी, वाट, ठीक है। हमारे पास घर में जो बिल आता है उसमें आप देखना वाट इंटू आवर होता है, लिखा हुआ होता है वाट इंटू आवर। आवर जो है सेकंड की जगह अगर वाट इंटू आवर कर दोगे तो वाट आवर आ जाएगा, किलोवाट आवर, मेगावाट आवर, ठीक है, मेगावाट आवर, इस तरह से आपके पास आता रहेगा, ठीक है। समझ गए क्या, ये यूनिट है हमारे पास, इतनी परिभाषाएं हमने इसको पढ़ी है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट एक नियम है, ओम का नियम। 100% ये सवाल आने वाला है, 100 क्या 200% ये सवाल आएगा। ओम का नियम क्या होता है, किसी को मालूम है क्या, बताओ। ओम्स लो, V बराबर ओम्स लो के बारे में बात करते हैं। V बराबर I का, IR का मतलब क्या होता है, इधर देखो ज़रा प्लीज़, ध्यान से सुनो। ओम ने क्या किया, नियम कैसे दिया मालूम है। ओम ने ऐसे नियम दिया, उसने एक कंडक्टर लिया, मतलब चालक लिया, ये कंडक्टर है, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। उसने क्या किया, इस कंडक्टर को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया, वोल्टेज सोर्स से। उसने बोला कि 2 पॉइंट है A और B, उनके मध्य यदि मैं कोई वोल्टेज सोर्स V लगाऊं, 2 पॉइंट क्या है, साथ ही साथ A और B, उनके मध्य क्या लगाऊं, कोई वोल्टेज सोर्स V लगाया। अब उसने क्या किया, इस वोल्टेज सोर्स का मान बढ़ाते गया। पहले वोल्टेज का मान रखा 1 वोल्ट, करंट मान लीजिए आ गई आपके पास 2 एम्पियर। फिर इसने बढ़ा के इसको डबल कर दिया, ठीक है, तो करंट भी बढ़ के डबल हो गई, 2 एम्पियर की कितना हो गया। फिर इसने और डबल कर दिया, 4 वोल्ट कर दिया इसको, तो और डबल हो गई, 8 एम्पियर हो गई, है कि नहीं। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि V और I का कैसा रिलेशन ग्राफ बना सकते हो आप, बताओ तो। कैसा, व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती, कैसा, समानुपाती। इसका मतलब हमारे पास ये क्या होगा, इधर V है, इधर I है, तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी, समझ गए क्या। तो हम ऐसा बोल सकते हैं V समानुपाती I, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसने परिभाषित कैसे किया वो आपको लिखना है मेन एग्जाम में। ये तो चीज़ें बढ़िया है समझाने के लिए। उसने ऐसे परिभाषित किया कि किसी भी सर्किट में दो बिंदुओं 2 पॉइंट A और B के मध्य लगाए गए वोल्टेज जो होता है वो करंट के या धारा के समानुपाती होता है। वोल्टेज किसके समानुपाती होता है, अब आप इसको कैसे भी समझो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती I। सिंपल एक शब्द में आप ओम्स लॉ कैसे बोल सकते हो, V समानुपाती I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक। अब हम जो यहाँ पे वीडियो देख लेना आप, या फिर PDF में आप लिख देना कि ओम का नियम क्या होता है, कॉपी में लिखो फटाफट, एक ये स्टेटमेंट लिख दो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम के बारे में लिखो फटाफट। लिखो जल्दी से, हाँ बोल रहा हूँ। यदि किसी चालक या कंडक्टर में कंडक्टर की भौतिक अवस्था में
यदि किसी चालक या कंडक्टर की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तब किसी सर्किट या परिपथ में बहने वाली धारा वोल्टेज लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। बहने वाली धारा या करंट लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहां से उसने क्या बोला, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इधर देख लो, आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से हम जो है एक कांस्टेंट परिभाषित करेंगे। क्या? V बराबर IR। R क्या है? एक रेजिस्टेंस है या एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नियतांक, कांस्टेंट। R एक कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस इसको हम बोलते क्या है? रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस। अब बताओ वासुलाल, इसकी यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की? किसका नियम है ये? यूनिट क्या होगी? ओम। ठीक, सीधी सी बात। इसकी इकाई क्या होगी? हाँ ठीक, समझ गए। ओम को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे। ठीक है, अब देखो जरा प्लीज, ये रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस को भी परिभाषित कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? अगला ओम का नियम समझ में आ गया। ये लिखना है आपके 100%, ये क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। देखो इसको कैसे परिभाषित करते हैं। जैसे प्रतिरोध क्या होता है? किसी का विरोध करना। अरे सुन लो इधर, प्रतिरोध का मतलब किसी का विरोध करना। भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में किसका विरोध करेगा? बहेगा कौन? धारा। धारा का विरोध करने वाला तत्व क्या? एलिमेंट। जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? रेजिस्टेंस। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में पानी बह रहा होगा, ऐसा तो है नहीं। या फिर हवा बह रही होगी, उसका विरोध करेगा। वहाँ पे क्या बहेगी? धारा बहेगी, इलेक्ट्रिक करंट बहेगी, उसका विरोध करेगा तो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। सीधी सी बात। एक बात बताओ जरा प्लीज, अगर ये इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा बहती है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या बहता है? अरे चुंबकीय धारा क्या होता है? एन पोल से एस पोल के बीच में अपन क्या भेज रहे थे? फ्लक्स। मैग्नेटिक सर्किट में क्या बहता है? फ्लक्स का विरोध जो करेगा उसको रिलेक्टेंस बोलेंगे। आगे अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रिलेक्टेंस। जो करंट का विरोध करेगा वो रेजिस्टेंस, और जो फ्लक्स का विरोध करेगा वो रिलेक्टेंस। ये इसीलिए इलेक्ट्रिक सर्किट अपन पहले पढ़ रहे हैं, ताकि वो बाकी वाली चीज़ें जो है एकदम सेम होती है, उसके जैसी होती है। वो ये समझ में आ गया तो वो हमें समझ में आ ही जाएगा। अब देखो जरा प्लीज, रेजिस्टेंस को कैसे परिभाषित करोगे? रेजिस्टेंस को ऐसे परिभाषित करोगे, किसी सर्किट में, किसी कंडक्टर में, लिखो जरा प्लीज, इसके बारे में लिख लो। किसी कंडक्टर या चालक का वह गुण, किसी कंडक्टर का वह गुण जो धारा के बहने का विरोध करे, क्या कहलाता है? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, समझ गए? ठीक, रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं? V बटे I से।
वोल्टेज अपॉन करंट, और इसका यूनिट या इकाई क्या होगा, ओम। क्या होगा? अब देखो जरा प्लीज, एक चीज और परिभाषित करते हैं, कंडक्टेंस। क्या परिभाषित करते हैं, इधर देख लो, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है 1 बटा रेजिस्टेंस होता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस विरोध करता है करंट के बहने का, तो कंडक्टेंस क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। कंडक्टेंस क्या करेगा? एक बात बताऊं मैं आपको, कोई भी दुनिया में मटेरियल वायर के लिए वही सेलेक्ट करोगे जो करंट के बहने का सपोर्ट करे कि विरोध करे, सपोर्ट करे। जैसे आपने घर में कॉपर की वायरिंग की हुई है, सबसे बढ़िया मटेरियल सपोर्ट करने वाला कौन सा होता है पता है? सिल्वर, चांदी। चांदी के वायर यूज़ करते हो क्या घर में? महंगी पड़ेगी ना। चांदी सबसे जो है कम विरोध करती है, क्योंकि उसका सबसे कंडक्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हमारे पास कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और जिसको जी से शो करते हैं, किससे? जी से। ये जी बराबर 1 बटा आर। इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, उल्टा कर दो, MHO, मोह, और या फिर इस सिंबल को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, ऐसे, ये मोह बना दिया। समझ गए? तो हमारे पास ये, हमारे पास इसका कंडक्टेंस हो गया। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो रेजिस्टेंस बने ना, इनके विभिन्न तरीके से हम जोड़े जा सकते हैं, विभिन्न नेटवर्क बना सकते हैं। इधर देखो एक बार फटाफट देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इधर देखो फटाफट, एक बात बताओ, ये रेजिस्टेंस मान लो R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। टोटल रेजिस्टेंस बता सकते हो क्या? क्यों? श्रेणी क्रम में। यस, बहुत बढ़िया। ये कैसे है? सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में आपके पास टोटल रेजिस्टेंस, मान लो इधर A टर्मिनल है, इधर B टर्मिनल है, तो A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मुझे बताओ, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझो, यदि रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं, अरे रुक जाओ, अब बताओ A और B के मध्य टोटल रेजिस्टेंस है? ये श्रेणी क्रम में कैसे मालूम? पैरेलल में, इसलिए श्रेणी क्रम में। अरे वही तो मैं समझाना चाहता हूँ, कवि क्या कहना चाहता है, सुनो जरा। कवि ये कहना चाहता है कि इधर से पानी बहना स्टार्ट हुआ तो रास्ता चेंज करेगा क्या वो? अगर कभी भी रास्ता नहीं चेंज करे, धारा रास्ता नहीं चेंज करे, तो वो श्रेणी क्रम हो जाती है। आपकी मर्जी आए, जैसे इसको घुमा के यूँ 10 चक्कर निकलवा दो। रास्ता नहीं चेंज करे तो क्या होता है? भले टेढ़ा कर दो, भले सीधा कर दो, क्या रहेगा हमेशा? श्रेणी क्रम का मतलब ये थोड़ी कि सीधा दिखे, एकदम लड़नुमा अपन को दिख जाए श्रेणी क्रम। समझ में आया क्या? कोई गलती नहीं करोगे। यहाँ पर भी हमारे पास REB कितना रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ गए क्या? ठीक है, अब देखो जरा प्लीज, दूसरा कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन होता है। कैसा कनेक्शन होता है? पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, समांतर। देखो ज़रा प्लीज़, इधर R1 है, इधर R2 है, फिर R3, ऐसे चलता गया हमारे पास। टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे ज्ञात करोगे? हाँ, टोटल रेजिस्टेंस आपके पास क्या आएगा, A और B के मध्य टोटल रेजिस्टेंस ये है R टोटल। 1 अपॉन R टोटल बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, और चलता जाएगा जब तक कि
आर एन एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रहेंगे। समझ में आया क्या? ठीक, अब बताओ ज़रा प्लीज़, ये जो सर्किट मैं दे रहा हूँ ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, यहाँ पे आप जो है टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, बताओ है कितना होगा? और कोई वासुलाल? प्रभु, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। अब मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसको मैंने यूँ घुमा के ये इसके साथ कर दिया। किया इसको इसके साथ? अरे मैं कर रहा हूँ, मैंने किया इसके साथ। ये 10 ओम है, ये 15 ओम है, ये ए ही था, इधर इधर बी था। देखने का फ़र्क है। मैंने इसको घुमा के इसके साथ किया, ये वायर लंबा है ना, थोड़ा छोटा कर दिया, खराब लग रहा था। अब बताओ पैरेलल है कि सीरीज है? अब बताओ पैरेलल है कि सीरीज है? अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? टोटल रेजिस्टेंस 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/15, ये R बराबर आएगा 6 ओम। कितना आएगा? 6 ओम आएगा। सॉल्व कर लेना इसको। अरे मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि पैरेलल का मतलब क्या होता है, सीरीज का। सीरीज का मतलब बता दिया कि करंट बीच में कहीं पर भी बदले नहीं, हाँ रास्ता नहीं बदले। ठीक है, अब देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पे रास्ता बदलेगी कैसे? देखो ज़रा, यहाँ से करंट आई, 2 भागों में बटेगी कि नहीं? ऐसे थोड़ी है कि मैं इधर नहीं जाऊँगी, ये मेरे ससुर जी है, घूंघट लगा के रखेगी, ऐसे तो है नहीं। करंट को क्या मतलब है? करंट को जिधर रास्ते मिल गई बट जाएगी, इधर बट गई। देखो ज़रा ध्यान से, इधर से I1 आई, इधर से माना I2 जा रही है, क्या जा रही है? I2 जा रही है इधर, ये I2 बहती बहती इधर आई, और इधर से कौन आई? ये दोनों मिल गई, I1 प्लस I2, वापस क्या बन गई? I 2 भागों में बटी थी, I1 प्लस I2 में, वापस मिलके क्या बन गई? है कि नहीं? यहाँ से आई 2 भागों में बट गई, I1 और I2, और वापस मिल जाए। कभी भी करंट को भेजना 2 भागों में बट के, या 3 भागों में, 4 भागों में बट के वापस किसी पॉइंट पे मिल जाए और वही हो जाए, उसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। या फिर सरल शब्दों में कैसे बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? ऐसा नहीं कि जो समांतर में दिखे। पैरेलल कनेक्शन का मतलब होता है जिसके दोनों सिरे दूसरे रेजिस्टेंस के दोनों सिरे से मिले हुए हो। देखो इसके दोनों सिरे क्या है? ए और बी। इसका एक सिरा बी है, दूसरा सिरा क्या है कि नहीं? इसके भी दोनों सिरे क्या है? ए और बी है। भले इसको थोड़ा हमने घुमा के क्या कर दिया था, ए और बी। तो ये हमारे पास जो है पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। आगे आपके सिलेबस में क्या है देखते हैं। देखो ज़रा प्लीज़, अब ध्यान से सुनना स्टार्ट। ये क्वेश्चन आपका आ गया, मतलब एग्ज़ाम में आ ही गया है, आपको ये करना ही है मैन। अभी आप लिख रहे हो, बस ऐसे समझो, एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ा दिमाग में ले आओ कि आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। यहाँ लिखोगे इलेक्ट्रिक सर्किट, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, अब क्या करोगे? देखो इधर ये आ जाए ना, इसके ऊपर भले आप 5 पेज भर सकते हो। बताऊं कैसे? अभी तक जितना पढ़ा है वो सारा इधर आ जाएगा, और उसके ऑपोजिट वाले इधर आ जाएंगे, है कि नहीं? समझ गए? ठीक है, अब अंतर को कैसे लिखना? अंतर तो यही होता है। अब देखो समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम देखते हैं इधर EMF,
मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप डिटेल से लिखना, ठीक है। इधर लिख देता हूँ मैं, आप भूल जाओगे, डिटेल से लिखना है, ठीक। अब देखो जरा प्लीज़, आपने इधर ईएमएफ को परिभाषित किया, क्या था ईएमएफ, इसके नीचे उसकी परिभाषा लिख दो, ठीक है। एक ऐसा फोर्स जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के काम आए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गति दे, साथ ही साथ बोलते जाओ, साथ ही साथ एक ऐसा फोर्स, हाँ फिर डायग्राम बनाओगे आप बढ़िया, इलेक्ट्रॉन्स को इधर से धक्का दोगे, इधर वाला भर गया, ठीक है। ईएमएफ का इधर किसका, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। मैग्नेटिक सर्किट में किसका मोशन होगा, किसकी गति होगी, फ्लक्स की गति होगी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, एमएमएफ। अब देखो मैग्नेटो मोटिव फोर्स है, तो ये मोटिव फोर्स, इधर देख लो है तो ये मोटिव फोर्स, इधर इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहा है, इधर किसको दे रहा है धक्का, मैग्नेटिक। अब इसको भी परिभाषित करोगे, बढ़िया, मैग्नेटिक सर्किट बनाना। मैग्नेटिक सर्किट मतलब कैसे बनाते हैं, एक आयरन की रोड लेते हैं, उसको गोल इस तरह से चक्रा बना देते हैं और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, वायर को लपेट देते हैं। मैंने आपको बताया था ना मैग्नेट कैसे बनाते हैं, 3 इडियट में जैसे उसने बनाई थी आमिर खान ने, वैसे ही तो मैग्नेट बनाते हैं, ठीक। तो कुल मिला के बात ये है हमारे पास, अरे इधर देख लो नेता, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, तो आप इसके बारे में क्या लगोगे, एक ऐसा फोर्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स के मोशन के लिए उपयोगी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एमएमएफ बोलते हैं। इधर हमारे पास एमएमएफ को एफ से प्रदर्शित किया जाता है, जो एक्स्ट्रा है वो मैं लिख रहा हूँ, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, एफ से, और ये होता है एन इंटू आई। एन होता है घेरों की संख्या और आई क्या होती है, धारा। अब मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा आपके पास, इस आई की तो यूनिट होती है एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न्स की होती है टर्न, तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर टर्न, क्या हो जाएगी, बस 80, क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न, खत्म। ये पहला हमारे पास अंतर हो गया। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहता है, रेजिस्टेंस को परिभाषित कर दो, अभी थोड़ी देर पहले परिभाषित किया था। यह किसी भी चालक का वह गुण, किसी भी कंडक्टर का वह गुण जिसके कारण वो किसका विरोध करे, करंट के बहने का विरोध करे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, ये मैं आपको लिख देता हूँ, आर बराबर रो एल बाई ए। मैं आपको समझाता हूँ ये अलग से, जो नई नई चीज़ें हैं वो अलग से समझा रहा हूँ, इधर देख लो, डंडे खाओगे तुम। आर बराबर रो एल बाई ए। अब रो एल क्या होता है, कोई भी वायर है उसकी जो लंबाई होगी एल होगी, एल बराबर लेंथ, उसका जो एरिया होगा वो ए होगा, और उसका प्रतिरोध करने का जो गुण होगा उसको रेजिस्टिविटी रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी रो, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास ये परिभाषा तो लिखोगे ही तुम, है ना, इसका मतलब ये तुमने लिख दिया। अब जो एक्स्ट्रा जो बचा है वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। वेयर रो क्या है, रेजिस्टिविटी, क्या है, रेजिस्टिविटी। एल क्या है बताओ, लेंथ, और ए क्या है, एरिया, ठीक है। इधर रेजिस्टेंस था, मैंने आपको बताया था, इधर हम कुछ परिभाषित करेंगे, उसको बोलते हैं रिलक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को एस से शो करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से शो करते हैं। रिलक्टेंस को किससे, इसकी परिभाषा बोलो फटाफट। अरे ये किसके बहने का विरोध करता है, किसी भी मैग्नेटिक सर्किट का वह गुण जो फ्लक्स के बहने का विरोध करे उसको हम क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस बोलते हैं। किसी भी मैग्नेटिक सर्किट का वह गुण विरोध करे, किसका, फ्लक्स के बहने का, ठीक है, समझ गए क्या, विरोध करे फ्लक्स के बहने का, वो क्या कहलाता है, रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एस बराबर एल बाई म्यू ए। एल बाई, एल क्या होगा बताओ, लेंथ, ए एरिया, म्यू बता देता हूँ। म्यू क्या होगी, परमिएबिलिटी होती है। म्यू क्या होती है, परमिएबिलिटी। क्या होता है, कैसे होता है, सब छोड़ दो, होती है परमिएबिलिटी, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर में इतना ही जरूरी है हमारे पास कि क्या होती है ये परमिएबिलिटी। वैसे अगर आपको ज़्यादा समझना है, साइंटिस्ट बनना है, तो परमिएबिलिटी मतलब किसी चुंबक के चुंबक होने का गुण। यहाँ पे ज़्यादा विद्यार्थी है, ज़्यादा परसेंटेज लाओगे तो विद्यार्थी होने का गुण परसेंटेज से डिसाइड हो रहा है।
तो किसी भी चुंबक के चुंबक होने का गुण ज़्यादा, परमेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छा चुंबकत्व का गुण रखता है। समझ गए क्या? परमेबिलिटी ये होती है। ठीक, अंतर समझ में आया? इधर क्या बह रही है? करंट बह रही है। इधर क्या बह रही है? फ्लक्स। चलो लिख देंगे इधर हमारे पास करंट बह रही है। करंट को परिभाषित कर देना। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। ठीक, परिभाषित हो गई करंट। ठीक है, उसका बढ़िया डायग्राम बना देना, एकदम सेट कर देना। और इधर आपके पास फ्लक्स, तो यहाँ पे फ्लक्स को कैसे बहाओगे बताओ? ये डायग्राम बढ़िया बनाना ऐसे। इसमें क्या करना, इधर से मैग्नेट बनाने के लिए क्या फ्लो कराओगे? करंट, वोल्टेज दे दोगे, तो यहाँ से जो फ्लक्स बनेगा ना वो इसके अंदर अंदर इस तरह से चलेगा। फ्लक्स इसके अंदर चलेगा, ये हो गया फ्लक्स। और फ्लक्स की जो इकाई होगी, यूनिट होगी, वो क्या होगी? क्या बात है यार, तुम कहाँ से? आगे देखते हैं हमारे पास अंतर क्या है। इधर देख लो फटाफट। आगे जो अंतर रहेंगे इनमें, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास क्या रहता है, हाँ देखिए यहाँ पे जो है KCL और KVL अप्लाई होगा, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये पढ़ा है आपने? KCL और KVL अभी बता देंगे। हाँ, और यहाँ पे जो लगता है किरचॉफ MMF लॉ एंड फ्लक्स लॉ। यहाँ पे कौन सा लगता है? किरचॉफ MMF लॉ एंड फ्लक्स लॉ। ठीक है, ये लगेगा आपके पास। और यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये लगेगा। ये डिफरेंस है, तो आप लिख दीजिएगा। KCL KVL समझाऊँ मैं? KCL क्या होता है देखो, फुल फॉर्म बोलो फटाफट। किरचॉफ करंट लॉ। ये क्या बोलता है? किसी भी सर्किट में कोई भी जंक्शन है, उस पर जितनी आने वाली धाराएं हैं उतने उन सभी का समेशन जो है, अरे इधर देखो, आने वाली धाराएं I1 और I2 है, मान लीजिए जाने वाली धाराएं I3, I4, I5 है, इन सब का समेशन कितना होगा? इन सब का योग कितना होगा? 0 होगा। या तो ऐसे बोलो, या फिर इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। आने वाली धाराएं कौन कौन सी है? I1 और I2। I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I5। ये किरचॉफ करंट लॉ है। कैसे परिभाषित करोगे आप बताओ? किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है? किसी भी सर्किट के किसी भी पॉइंट में या बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जो है जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या सभी धाराओं का योग कितना होता है? 0 होता है। उसको क्या बोलते हैं? KCL बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। KVL बता दे। KVL फुल फॉर्म बोलो। किरचॉफ, हाँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लू नहीं, लॉ। ठीक है, लॉ नियम। ये देखो जरा प्लीज, मान लीजिए इधर वोल्टेज V लगाया, यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R3 है। तो ये रेजिस्टेंस क्या करते हैं? वोल्टेज को घटाते हैं। वोल्टेज को क्या करता? कम करते हैं। और वोल्टेज को सप्लाई हम किससे कर रहे हैं? यहाँ से। तो वोल्टेज को जो घटा रहे हो, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है। तो ये क्या बोलता है? किसी भी सर्किट में लगाने वाला वोल्टेज V और घटाने वाला वोल्टेज कौन सा? V1, V2, V3, सभी का योग कितना होगा? ये ऐसा बोलता है किसी भी परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में, सर्किट में आपके पास सभी वोल्टेज का योग कितना होगा? 0 होगा। सभी वोल्टेज का योग कितना होगा? इसको ऐसे लिखोगे। ठीक बात। ये हो गया आपकी यूनिट 3।